Now आज हमारा चालू होने वाला है। तो थ्री फेज का लगभग थ्योरी पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। नाउ आई विल स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थ्री फेज और सिंगल फेज दोनों का करेंगे। ठीक है, लगभग 20-30 क्वेश्चन और लगाएंगे। तो हम लोग अब पढ़ते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो माय फ्रेंड, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है ना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो टोटली थ्री फेज इंडक्शन मोटर से डिफरेंस है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो वर्किंग प्रिंसिपल आप लोगों ने जो पढ़ा है और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल आप लोग जो पढ़ोगे उससे आपको समझ आएगा कि दोनों के वर्किंग प्रिंसिपल में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो पहला चीज क्यों होता है वो मैं बताऊंगा आपको। फर्स्ट चीज आप लिखो, फर्स्ट थिंग, कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है ना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सिंगल फेज इंडक्शन इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहाँ यूज होता है, क्या यूज होता है, वो सब आपको पता है। जनरली कमर्शियल एप्लीकेशन लाइक होम अप्लायंस, फैन जो आप देख रहे हो, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, ये सब जगह क्या होता है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, यूज होता है। नाउ नाउ what is the basic difference between three phase induction motor and single phase induction motor? तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, उसमें क्या होता है आपका, ये सब मैं पढ़ाऊंगा और अभी, बट मैं एक जनरल व्यू लिखा रहा हूँ। इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर pulsating pulsating torque will generate pulsating torque will generate. But in three phase induction motor, in three phase induction motor, rotating 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 torque rotating torque will generate at starting and as well as running due to, तीसरा लिखो, due to pulsating torque, due to pulsating torque, due to pulsating torque, running running performance running performance of
single phase of single phase induction motor is not as smoother motor than थ्री फेस इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो हम लोग सिंगल फेस इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। जस्ट मैं इंट्रोडक्शन चालू किया हूँ, तो टाइम को देखा करो, जिस टाइम में बोलना जाता है उसी टाइम में आया करो। ठीक है, मैं लेट होऊंगा, इट इज़ नॉट प्रॉब्लम, है ना, बट मैं क्लास चालू कर दिया एंड यू आर इन लेट, इट इज़ प्रॉब्लम। ठीक है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। पहला चीज सेल्फ स्टार्टिंग, जबकि थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या था, बट थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग। क्यों होता है सब मैं बताऊंगा, बट थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है भाई, क्यों होता है मैं बताऊंगा। दूसरा पॉइंट मैंने लिखाया, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पल्सेटिंग टॉर्क विल जनरेट, पल्सेटिंग टॉर्क जनरेट करेगा, बट इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर रोटेटिंग टॉर्क विल जनरेट एट स्टार्टिंग एंड रनिंग कंडीशन। तो आप लोग जैसा पढ़ाया हूं मैंने। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यू टू पल्सेटिंग टॉर्क, ड्यू टू पल्सेटिंग टॉर्क क्या होता है, पल्सेटिंग टॉर्क हम बताएंगे आपको, बट जनरल मैंने आपको लिखाया है। ड्यू टू पल्सेटिंग टॉर्क रनिंग परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट एज स्मूथर देन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। मतलब रनिंग जो होता है, जितना स्मूथ मेरा थ्री फेज इंडक्शन मोटर काम करता है उतना स्मूथर ये नहीं रहता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, किस लिए होता है, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक ही हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, टू रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। ठीक है, व्हाट इज टू रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी या टू रोटेटिंग फील्ड थ्योरी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, टू रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी या टू रोटेटिंग फील्ड थ्योरी, टू रोटेटिंग, टू रोटेटिंग फील्ड, टू रोटेटिंग फील्ड थ्योरी। टू रोटेटिंग फील्ड थ्योरी क्या बोलता है उसको हम लोग समझते हैं। तो उसके लिए पहले ये समझो कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, रोटर है। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का रोटर है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर में ही वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है इस तरीके से। तो ये मान लो आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का रोटर है। ठीक है, और स्टेटर वाइंडिंग को मैं यहाँ दिखा देता हूँ कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग बना के। ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर रहता है, बट इसको मैं कुछ ऐसा दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेटर, स्टेटर वाइंडिंग। लेट अस एज्यूम, लेट अस एज्यूम let us assume this is the winding axis, this is the winding axis,
हम एज्यूम कर लेते हैं, हम कहीं पर भी ले सकते हैं, ठीक है, ये एक्सिस है स्पेस में जस्ट। और यहाँ यदि कोई आदमी को मैं खड़ा करके देखूं रोटर कॉइल को, है ना, रोटर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है किसी स्पीड एन से, हो रहा है कि नहीं, होगा ना, रोटर, रोटर साइड जो स्टेटर है, ठीक है, किसी स्पीड से एन से क्या कर रहा है, वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो इस वाइंडिंग को यदि मैं देखूंगा, है ना, रोटर को देखूंगा यहाँ खड़े होके, तो वो जो एंगल दिखता है वो एंगल क्या कहलाता है, थीटा। इस थीटा को मैं क्या बोलता हूँ, स्पेस एंगल। स्पेस एंगल मेजर फ्रॉम वाइंडिंग एक्सिस, वाइंडिंग एक्सिस, समझ गए। यहाँ पर जैसे तुमको मैं खड़ा कर दिया और यहाँ से तुम देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा, एक थीटा एंगल पे ये वाइंडिंग दिखेगा रखा हुआ, तो स्पेस में रखा हुआ स्पेस, ठीक है, तो इसलिए उस एंगल को मैं क्या बोलता हूँ, स्पेस एंगल मेजर फ्रॉम वाइंडिंग एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर खड़े होके मैं यहाँ के नंबर ऑफ टर्न्स को दिखूंगा, यहाँ पास खड़े होके यहाँ पास के नंबर ऑफ टर्न्स को देखूंगा, ये कैसे कर रहा है, ये घूम रहा है ना, तो मेरे को कैसे दिखेगा, नंबर ऑफ टर्न्स एन कॉस थीटा के टर्म्स में दिखेगा, ठीक है। वाइंडिंग जो है वो किसके टर्म्स में दिखेगा, एन कॉस थीटा, वेयर, या एन ना लिख के इसको क्या कर लो, एन स्पीड लिखते हैं तो टी कॉस थीटा लिख लो, वेयर यहाँ पर लिख लेते हूँ नंबर ऑफ, अरे यार, ठीक है, टी कॉस थीटा के टर्म में हमको ये दिखेगा, वेयर टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, टी इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। तो समझो कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, स्टेशनरी होगा तो वाइंडिंग एक्सिस में होगा वाइंडिंग, तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो इज इक्वल टू टी, ठीक है, बस और कुछ नहीं। तो एमएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, एमएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, एमएमएफ इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, करेंट इनटू टर्न्स, होता है कि नहीं, एन इंटू आई, करेंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो भाई ये जो वाइंडिंग एक्सिस है तुम कहीं भी ले सकते हो, स्पेस है ना, तो इसलिए मैंने ये स्पेस एंगल लिखा है, कहीं भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब जो करंट जो जा रहा है तुम यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ से भी इसको देख सकते हो, है ना, तुम यहाँ भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, स्पेस एंगल है वो, जस्ट नथिंग मोर देन स्पेस एंगल। अब मान लो करंट जो जा रहा है भाई तुम्हारा, करंट जो जा रहा है, करंट जो जा रहा है वो क्या है तुम्हारा, आई एम कॉस ओमेगा टी, आई एम कॉस ओमेगा टी। तो एम एम एफ इज इक्वल टू क्या होगा, आई एम कॉस ओमेगा टी इंटू टी इंटू कॉस थीटा, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू कॉस थीटा, ठीक है, आई एम कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा, ध्यान से समझना। तो एफ एम एम एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एम इंटू टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा। तो एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ये इसको मैं क्या ले लेता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू एफ एम, एफ
एम ले लेता हूँ, तो एफ इज इक्वल टू एफ एम कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा। तो जस्ट कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला आप लगाओगे, 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है। नहीं पता होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, है ना, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, एफ एम बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी प्लस एफ एम बाई 2 इंटू कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी। जस्ट कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला लगाना है, ठीक है। कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला लगाओगे तो ये आएगा, ठीक है। जस्ट ट्रिग्नोमेट्री है एफ, तो एफ इज इक्वल टू एफ एम बाई 2 कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी प्लस एफ एम बाई 2 कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी। मतलब यहाँ पर 2 एमएमएफ दिख रहा है कि नहीं। क्यों 2 एमएमएफ बोला मैं समझूं, इसी चीज को कॉन्सेप्चुअली समझना है अपने को। 2 एमएमएफ मैं क्यों बोल रहा हूं, मेरे को ये बताओ, ध्यान से समझना। मेरे को ये बताओ, अगर मैं ऐसा लिख दिया एफ एम बाई 2 कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी प्लस एफ एम बाई 2 कॉस थीटा प्लस ओमेगा टी, या फिर मैं ऐसा लिख देता हूँ एफ एम बाई 2 कॉस थीटा माइनस ऑफ ओमेगा टी प्लस एफ एम बाई 2 कॉस थीटा माइनस ऑफ ओमेगा टी। मेरे को ये बताओ, ये भी क्या 2 एमएमएफ है क्या, तभी समझ आएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझो कि क्या ये भी 2 एमएमएफ है कि नहीं है, ये बस बताओ। इस इक्वेशन को देख के बताओ। मैं बोल रहा हूं कि ये इक्वेशन में 2 एमएमएफ है, ये पहला नंबर का और ये दूसरा नंबर का। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये वाले इक्वेशन को देख के बताओ, ये जो मैं इस ब्रैकेट में लिखा हूं, क्या ये भी 2 एमएमएफ है, पहला और दूसरा, या पहला और दूसरा, ऐसा है कि नहीं है? क्यों है? ये नहीं है, समझ रहे हो, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, यह कुछ मत देखो, रोटेशन देखो, ओमेगा यहां पर ओमेगा प्लस है, यहां पर ओमेगा प्लस है, तो बोथ आर सेम। समझ आ रहा है? यहां देखो ओमेगा माइनस है, यहां देखो ओमेगा माइनस है। समझ रहे हो? दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहा है फील्ड, तो एक ही फील्ड है वो। बट यहां देखो, एक ओमेगा पॉजिटिव है और एक ओमेगा क्या है, निगेटिव है। एक ओमेगा क्या है, पॉजिटिव है, और एक ओमेगा क्या है, निगेटिव है। समझ आ रहा है? तो ये वाला जो थीटा माइनस ओमेगा टी है, इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड फील्ड एमएमएफ। फॉरवर्ड फील्ड मेन कॉन्सेप्ट अब चालू होता है, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट अब चालू। ये कुछ नहीं समझ आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो याद कर लो, ये 2 चीज, इसको और इसको, ठीक है। फॉरवर्ड फील्ड एमएमएफ, और इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड फील्ड एमएमएफ। तो यही है टू रोटेटिंग फील्ड थ्योरी कि इंडक्शन मोटर में 2 फील्ड रहते हैं। जब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आप पढ़ते हो ना, तो इसमें क्या होता है, आपका 2 फील्ड होता है। एक होता है फॉरवर्ड फील्ड एमएमएफ और दूसरा होता है हमारा बैकवर्ड फील्ड एमएमएफ। क्यों? क्योंकि एक ओमेगा माइनस की दिशा में घूम रहा है, मतलब, है ना, और एक जो है वो प्लस की दिशा में घूम रहा है। समझ आया? मतलब थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी करोगे तो प्लस आ जाएगा, तो इसलिए फॉरवर्ड। थीटा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा टी करोगे तो उल्टा डायरेक्शन में एक
घूमेगा। समझ आया? तो दो फील्ड है और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और इसकी भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो ये ओमेगा को आप ओमेगा एस भी लिख सकते हो, ओमेगा एस, ठीक है, ओमेगा को आप ओमेगा एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब इससे मैं कॉन्सेप्ट क्या निकालता हूं कि भाई यदि मेरा ये इंडक्शन सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है, यदि ये मेरा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है, ठीक है, तो जब मैं सिंगल फेज सप्लाई इसमें दिया ठीक है, इसमें जब मैं सिंगल फेज सप्लाई दिया है ना, फेस एंड न्यूट्रल, तो मुझे क्या देखने मिला, मुझे ये देखने मिला कि मेरा दो फील्ड आ रहे हैं, दो फील्ड आ रहे हैं, है ना। इसको मान लो आप कुछ समय के लिए वाइंडिंग एक्सिस, इसको मान लो वाइंडिंग एक्सिस। तो मेरा दो फील्ड आ रहा है, एक फील्ड जो है एक है मेरा फॉरवर्ड फील्ड, एक जो है वो मेरा फॉरवर्ड फील्ड है जो NS स्पीड से क्या कर रहा है, घूम रहा है, और इसकी वैल्यू क्या है, Fm/2, है ना। यहाँ पास मान लो ये वाइंडिंग एक्सिस है, तो वाइंडिंग एक्सिस में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, वाइंडिंग एक्सिस है, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं जस्ट समझने के लिए, है ना, वाइंडिंग एक्सिस। तो एक जो फील्ड है वो किधर घूम रहा है, Fm/2 की दिशा में घूम रहा है, एक फील्ड इस दिशा में, ठीक है, और दूसरा जो फील्ड है वो किस दिशा में घूम रहा है, दूसरा जो फील्ड है वो उसके उल्टा दिशा में घूम रहा है, वो भी कौन सी स्पीड से, NS स्पीड से, लेकिन उसका पोलर दिशा उल्टा है, Fm/2, ठीक है। अब ये बताओ दोनों का स्ट्रेंथ सेम है ना, सेम है कि नहीं, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ, रेड वाले को मैं बैकवर्ड फील्ड, आप किसी को भी मान सकते हो, अभी समझो, अभी मैं मान लेता हूँ इसको बैकवर्ड फील्ड, इसलिए मैं मानूंगा, मैं बताऊंगा क्यों। इसको मान लो आप बैकवर्ड फील्ड, बैकवर्ड फील्ड, और इसको मान लो आप फॉरवर्ड फील्ड, फॉरवर्ड फील्ड, ठीक है भाई। इसको मान लो आप बैकवर्ड फील्ड और इसको मान लो आप फॉरवर्ड फील्ड। अब मैं रोटर बनाता हूँ, थोड़ा देर के लिए समझना। ये हो गया भाई मेरा रोटर, ठीक है, ये ऊपर वाला स्टेटर, ये वाला एयर गैप, और ये क्या हो गया आपका रोटर। मान के चलो, मान लो एक समय के लिए रोटर की भी जो दिशा है घूमने की वो किधर है, वो n स्पीड से इधर घूमेगा, मान लो, ठीक है। तो रोटर भी क्या कर रहा है, फॉरवर्ड फील्ड की दिशा में घूम रहा है। क्यों फॉरवर्ड फील्ड की दिशा में घूमेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, बट लेट अस एज्यूम अभी के लिए कि फॉरवर्ड फील्ड की दिशा में क्या कर रहा है, ये घूम रहा है n स्पीड से, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रोटर। यहां तक की चीजें समझ आई, ठीक है। यही टू फील्ड थ्योरी है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दोगे, सिंगल फेज सप्लाई दोगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, तो दो फील्ड घूमता है, एक फॉरवर्ड फील्ड घूमता है, एक बैकवर्ड फील्ड घूमता है, ठीक है। और मान लो रोटर आपकी n दिशा में घूम रहे हैं, तो मैं स्लिप निकालता हूं, एक बार फॉरवर्ड स्लिप निकालता हूं, ठीक है, फॉरवर्ड स्लिप s। तो फॉरवर्ड स्लिप मतलब दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड, दोनों सेम दिशा में घूम रहा है, तो ns माइनस n अपॉन ns,
एन एस माइनस एन अपॉन एन एस, ये होगा परसेंटेज में, ठीक है। एंड बैकवर्ड फिल, बैकवर्ड स्लिप, बैकवर्ड स्लिप, इसको एस एफ बोल लो और इसको एस बी बोल लो। तो बैकवर्ड स्लिप क्या होगा, देखो दोनों अपोजिट है ना, एक एन इधर घूम रहा है और ये इधर घूम रहा है, अपोजिट है कि नहीं। तो दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड को क्या लिखूंगा मैं, एन एस प्लस ऑफ एन डिवाइड बाई एन एस, लिख सकता हूं कि नहीं, है ना। एन एस प्लस क्यों हुआ, क्योंकि दोनों अपोजिट है, रिलेटिव स्पीड, है ना। ये इस डायरेक्शन में, ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में घूमता है तो माइनस रिलेटिव स्पीड, ठीक है। ये मैं पढ़ाया हूँ जब मैं आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर पर बता रहा था, तो है ना, ब्रेकिंग कंडीशन पढ़ाया था, तो बस उसी तरीके से। तो इसको यदि मैं थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ करूं, एन एस माइनस ऑफ माइनस एन लिख सकता हूं इसको अपन एन एस लिख सकता हूं कि, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैं क्या करता हूं, एन एस एक एन एस में जोड़ देता हूं और एक एन एस में घटा देता हूं, एक एन एस में जोड़ देता हूं और एक एन एस में घटा देता हूं। इसको ऐसे लिख लो अभी, तो एक एन एस मैंने जोड़ा, एक एन एस मैंने घटाया, डिवाइड बाई एन एस, ऐसे लिख सकता हूं ना। एक एन एस मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और एक एन एस मैंने घटा दिया, इक्वेशन सेम है, इक्वेशन सेम है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 2 अपॉन एन एस माइनस ऑफ, माइनस को बाहर ले लो, 2 एन एस माइनस को बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा एन एस माइनस ऑफ एन डिवाइड बाई एन एस। तो 2 एन एस डिवाइड बाई एन एस माइनस ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया बैकवर्ड स्लिप, ये तो समझ आया आपको। अब इसको मैंने एन एस को जोड़ा, एन एस को घटाया, फिर 2 एन एस को मैंने लिखा, ये एन एस माइनस ऑफ एन अपॉन एन एस को मैंने अलग किया, तो ये एस एफ के बराबर है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, एस बी इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ एस एफ, लिख सकता हूं कि नहीं। तो मेरे पास दो वैल्यू आई, एक आया मेरा एस एफ और एस एफ, और एक आया मेरा एस बी, और एस बी इज इक्वल टू क्या है, 2 माइनस ऑफ एस एफ। ये बताओ एस बी की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन होगा ना, मच मच ग्रेटर देन होगा कि नहीं, क्योंकि इसका 0.2 0.3 ऐसे ऐसा रखोगे तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही आएगा। समझ आ रहा है। अब पहली बात है कि एट स्टार्टिंग देखते हैं, मेन चीज यही है, एट स्टार्टिंग। तो एट स्टार्टिंग जब मैं देखूंगा तो n इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0, n इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 0 होगा तो एस एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 1। n इज इक्वल टू 0 होगा तो एन एस अपन एन एस कट जाएगा और एस एफ इज इक्वल टू 1, और एस एफ इज इक्वल टू 1 रहेगा तो एस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, एस बी इज इक्वल टू भी 1 आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो S इज इक्वल टू 1 एंड एस बी इज इक्वल टू 1। अब इसके कारण जो EMF आएगा EF, ये इक्वल टू हो जाएगा E B के। समझ आ रहा है, नहीं समझ आया, मैं समझाता हूँ। ये समझ आया, स्टार्टिंग कंडीशन में दोनों 1 होगा, समझ आया ये चीज, ठीक है।
अब देखो, मैंने फ्लक्स दिया, स्टार्टिंग जस्ट रुका हुआ है, n इज इक्वल टू 0 समझो। मैंने सप्लाई लगाया, सप्लाई लगाने के बाद क्या आएगा, दो फील्ड आएगा, आएगा कि नहीं? दो फील्ड आया, तो मान लो वो फील्ड कौन कौन सा है, एक हो गया मेरा फाई ए फ्लक्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक हो गया मेरा फाई बी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है भाई, क्योंकि दोनों स्टार्टिंग एस है, एस इज इक्वल टू 1 है, तो इसके कारण जो ईएमएफ आएगा, फ्लक्स जब वाइंडिंग को काटेगा तो ईएफ आएगा, एस इंटू ई आता है ना, तो फ्लक्स इसको काटेगा तो क्या आएगा, ईएफ आएगा, और ये जो फ्लक्स अगर वाइंडिंग को काटेगा तो ई भी आएगा। अब ये बताओ, क्योंकि दोनों फ्लक्स की वैल्यू बराबर है कि नहीं, तो दोनों ईएमएफ की वैल्यू बराबर होगी कि नहीं, ये है ना। अब दोनों ईएमएफ के कारण जो करंट आएगा वो क्या होगा, फाई, दोनों ईएमएफ के कारण करंट आएगा वो क्या होगा बताओ, ये उसको मान लो फाई एफ, ये भी बराबर होगा आपका बी आई एफ और आई बी, होगा ना। अब इसके कारण जो टॉर्क आएगा, टॉर्क जनरेट करेगा ना ये स्टार्टिंग में, तो एक टॉर्क जनरेट करेगा वो क्या हो जाएगा आपका टी एफ, और ये टॉर्क जनरेट करेगा वो क्या हो जाएगा आपका टी बी। तो इसको स्टार्टिंग मान लो, ये एस टी, इसको भी स्टार्टिंग एस टी। तो दोनों टॉर्क बराबर है कि नहीं स्टार्टिंग में, है। तो जब मेरा भाई दोनों टॉर्क स्टार्टिंग में बराबर होगा, दोनों टॉर्क स्टार्टिंग में क्या होगा, बराबर होगा, इसके कारण टॉर्क जनरेट हो रहा है इस रोटर में, मान लो इस दिशा में, ठीक है, और बैकवर्ड फील्ड के कारण स्टार्टिंग में टॉर्क जनरेट हो रहा है इस दिशा में। ठीक है, इसको मान लो टी बी और इसको मान लो टी एफ, और दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो भाई दोनों जब समान रहेगा तो रोटर को घूमने देगा क्या, तो रोटर को तो वो रोक दिया ना, मतलब आपके दोनों हाथ को कोई खींचेगा और दोनों साइड सेम पावर है, समझ रहे हो। अब मान लो अभी दोनों साइड 0 पावर है, तो मैं कहीं जा रहा हूँ क्या, अगर मैं इधर ज्यादा लगाऊंगा तो इधर जाऊंगा, मैं इधर ज्यादा लगाऊंगा तो मैं इधर जाऊंगा, पर दोनों सेम है तो मैं रुका हुआ हूँ, समझ आ रहा है। तो दोनों सेम होने की वजह से रुक गया, तो भाई आपका रोटर रोटेट नहीं कर पा रहा है, समझ आया, आपका रोटर रोटेट नहीं कर पाया। तो रोटर रोटेट नहीं कर पाया क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट टॉर्क, यहां लिख देता हूं, रिजल्टेंट टॉर्क, रिजल्टेंट टॉर्क टी आर इज इक्वल टू टी एफ माइनस ऑफ टी बी इज इक्वल टू 0, एस टी लिख लो ना, एस टी मतलब स्टार्टिंग, एस टी 0। इसलिए मैंने क्या लिखवाया था, देखो पहला कंडीशन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो होता है वो क्या है आपका, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं रहता। ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ इंडक्शन मोटर में क्या होता है, पल्सेटिंग टॉर्क जनरेट होता है। तो ये दिख रहा है हमको, ये जो दो टॉर्क जनरेट हुआ दोनों दोनों इक्वल स्ट्रेंथ का अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट हो रहा है। ठीक है, इक्वल स्ट्रेंथ में अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, टॉर्क जनरेट हो रहा है, इसलिए वो रोटर को घूमने नहीं देगा। तो इसी वजह से सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जो होता है वो आपका सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होता है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं इसके रनिंग परफॉर्मेंस को पे बात करूंगा। कोई भी डाउट है तो जल्दी बताओ, एक बार देख लो उसको। तो ये जो हो गया वो क्या हो गया हमारा स्टार्टिंग कंडीशन, है ना, स्टार्टिंग कंडीशन यहां लिख दूं मैं, समझ आ रहा है ना आपको, इससे इजी नहीं बता पाऊंगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है,
3 फेज से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है सिंगल फेज, पता है आपको। और सिंगल फेज मशीन को ही क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर भी बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, तो यहां लिख लेना स्टार्टिंग कंडीशन। स्टार्टिंग कंडीशन और यहाँ पर नॉट सेल्फ स्टार्टेड। अब समझ आया ना क्यों इंडक्शन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं रहता, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं रनिंग परफॉर्मेंस। रनिंग कंडीशन में क्या होता है, रनिंग रनिंग कंडीशन, ठीक है। तो भाई आपका रनिंग कंडीशन में क्या होगा, है ना, ये है, ये आपका लो वाइंडिंग एक्सिस है, ठीक है। सिंगल फेज सप्लाई आपने दिया है। रनिंग कंडीशन में क्या हो रहा है, ये एन स्पीड से क्या कर रहा है आपका, रोटेट कर रहे हैं, ये घूम रहा है, एन इज नॉट इक्वल टू 0। मान के चलो कि अब ये घूमने लग गया, कैसे घुमाएंगे वो अलग मैटर है, अभी मान के चलो कि ये घूम रहा है, तो एन नॉट इक्वल टू 0। तो एन नॉट इक्वल टू 0 है ना, यहाँ बस दो एमएमएफ के कारण एफ एम बाई 2, यहाँ पर एक आएगा आपका, एक फील्ड एन एस स्पीड से इस दिशा में घूम रहा है, दूसरा फील्ड जो है वो एफ एम बाई 2 और एन एस स्पीड से यहाँ घूम रहे हैं। तो मैंने देखा ये दोनों फील्ड के कारण, इसको मैं नाम भी दे देता हूँ बैकवर्ड फील्ड। बैकवर्ड फील्ड क्यों नाम दिया मैंने, ये बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड है, क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट घूम रहे हैं, ठीक है। रोटर रोटेट कर रहे हैं, उसके उल्टा दिशा में घूम रहे हैं, ठीक है। अगर रोटेट इधर रोटेट करता तो ये बैकवर्ड फील्ड हो जाता है ना, और इसलिए मैंने नाम दे दिया फॉरवर्ड फील्ड। अब भाई ये घूमना चालू हुआ, अब जब घूमना चालू हुआ तो इसके कारण एक फ्लक्स और इसके कारण एक फ्लक्स आया होगा। पहले तो जैसे मैंने सिंगल फेज सप्लाई लगाया तो 2 फ्लक्स आएगा, तो एक फ्लक्स क्या आएगा मेरा फाई एफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक फ्लक्स क्या आएगा मेरा बैकवर्ड डायरेक्शन में फाई बी। अब ये जो फ्लक्स है वो कहाँ किसको काट रहा है, आपका रोटर के वाइंडिंग को काट रहा है, ठीक है। ये रोटर वाइंडिंग है मान लो, या रोटर कॉइल है, स्पाइरल केस टाइप रहता है ना ये, ठीक है। तो ये काटा तो इसके कारण एक ईएमएफ आया, इसको मैं बोलूंगा एस एफ इंटू ई एफ, और इसको मैं बोलूंगा एस बी इंटू ई बी। अब मेरे को बताओ कौन ज्यादा रहेगा, किसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, अरे बताओ ना। चलो ऐसे लिखता हूं मैं, ई एफ इज इक्वल टू एस एफ इंटू ई, ई बी इज इक्वल टू एस बी इंटू ई। चूंकि आपको पता है कि एस एफ इज मच लेसर देन क्या होगा, एस बी होगा, क्योंकि 2 माइनस ऑफ एस एफ है। एस एफ की वैल्यू कितनी आती है 0.02, 0.004 ऐसी वैल्यू आएगी, और एस बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना, ग्रेटर देन 1, लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1। तो एस बी ज्यादा बड़ा है ना, तो भाई एस बी ज्यादा बड़ा है तो ये ज्यादा बड़ा होगा ना, बैकवर्ड फील्ड होगा कि नहीं।
तो बैकवर्ड फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। क्योंकि बैकवर्ड फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसके कारण जो करंट आएगा उसको मैं मान लेता हूं आई बी डैश, इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर फॉरवर्ड फील्ड के करंट से। समझ आया? अब ये जो करंट है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि किसके कारण प्रोड्यूस हुआ है, इसके कारण प्रोड्यूस हुआ है, तो एक फ्लक्स जनरेट करेगा जो इसको अपोज करेगा। ठीक है, तो ये एक फ्लक्स जनरेट करेगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, फाई टू एफ। ठीक है, और ये एक फ्लक्स जनरेट करेगा रोटर यहाँ पर, ये इसको मैं बोलूंगा फाई टू बी। अब इसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी क्योंकि ये करंट की वैल्यू ज्यादा है। तो ठीक है, तो रिजल्टेंट फ्लक्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ये अपोज रहेगा, किसके अपोज रहेगा, इसके अपोजिट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ठीक है, ये इसके अपोजिट, अपोजिट क्यों अपोजिट रहेगा, क्योंकि जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है उसका वो क्या करेगा, अपोज करेगा। इसके कारण आया है ना ये फ्लक्स, इसके कारण आया है कि नहीं, तो इसको ही क्या करेगा, अपोज करेगा। तो फाइनल रिजल्टेंट फ्लक्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन आर एफ क्या हो जाएगा, फाई एफ माइनस ऑफ फाई टू एफ, और रिजल्टेंट फ्लक्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फाई बी माइनस ऑफ फाई टू बी। चूंकि फाई टू बी की वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर फाई टू एफ, तो फाई आर बी की वैल्यू छोटी हो जाएगी ना। ध्यान से समझो, तुम्हारे पास 10 रुपए है ना, और तुमने उसमें 1 रुपया माइनस किया तो कितना बचा, 9। तुम्हारे पास 10 रुपए है और उसमें तुमने 5 रुपए माइनस किया तो कितना बचा, 5। तो 9 बढ़ा कि 5, 9। तो 9 कौन है, फॉरवर्ड फील्ड, और 5 कौन है, रिवर्स फील्ड। ठीक है, तो फाइनली जो रिजल्टेंट फॉरवर्ड फील्ड है इज मच ग्रेटर देन रिजल्टेंट बैकवर्ड फील्ड। यहां पर लिख देता हूं मैं, फाई आर एफ इज इक्वल टू रिजल्टेंट फॉरवर्ड फील्ड and phi RB is equal to resultant backward field। ठीक है, क्योंकि फाई आर एफ इज मच ग्रेटर देन फाई आर बी है। ठीक है, तो ये इसके कारण फिर टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा, यहाँ और लिख देता हूँ, फाई आर एफ इज मच ग्रेटर देन फाई आर बी। तो इसके कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा टी एफ इज ग्रेटर देन होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेटर होगा कि नहीं, तो ग्रेटर होगा तो क्या होगा, इस दिशा का जो टॉर्क है ज्यादा रहेगा एज कंपेयर इस दिशा के टॉर्क से। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो ये हो गया आपका टी एफ और ये हो गया छोटा वाला आपका टी बी। तो किस दिशा में घूमेगा ये, समझो ये वाला टॉर्क जो है वो ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये खींचेगा ना इस दिशा में, और ये कम हो गया तो इधर खिंचाऊंगा ना मैं, तो इधर खिंचाऊंगा तो वो ऐसा घूमने चालू हो जाएगा। समझ आया। तो फॉरवर्ड फील्ड की दिशा में वो क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। बट ये जो टॉर्क प्रेजेंट है, ध्यान से समझो, रिजल्टेंट टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, टी एफ माइनस ऑफ टी बी। टी बी जीरो नहीं हुआ है आपका, टी बी अभी भी मौजूद है, जो क्या कर रहा है, खींच रहा है मेरे को इस दिशा में। जाना इधर चाह रहा हूं लेकिन इधर थोड़ा थोड़ा वो खींचता है मेरे को। जैसे तुम रन करते हो, जब कोई थोड़ा सा खींच दे तो तुम दौड़ना बंद नहीं करोगे, लेकिन थोड़ा स्लो हो जाओगे कि नहीं,
तो इसी वजह से मैंने आपको ये पॉइंट भी लिखाया है, ये देखो, ड्यू टू पल्सेटिंग टॉर्क रनिंग परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट स्मूथर देन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। समझ आया क्यों रनिंग परफॉर्मेंस? क्योंकि ये घूम तो रहा है भले इस दिशा में, लेकिन जो बैकवर्ड टॉर्क है वो हमेशा उसको थोड़ा थोड़ा खींचते रहता है। ये जा तो रहा हूं मैं इस दिशा में, लेकिन तब भी वो क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा जो है वो इस दिशा में क्या हो रहा है, वो खिंचा रहा है। समझ आया? जबकि थ्री फेज में ऐसा कुछ होता था क्या? नहीं, थ्री फेज में तो वो घूम रहा है अपना, ठीक है, वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, लेकिन सिंगल फेज में ऐसा हो रहा है नहीं, है ना? तो इसलिए इसका रनिंग परफॉर्मेंस थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रनिंग परफॉर्मेंस इतना गुड नहीं रहता। समझ आया ये वाला दोनों पॉइंट? ये भी समझ आया, ये भी समझ आया आपको, और ये भी समझ आया, ठीक है? तो ये तीनों पॉइंट जो मैं लिखाया था उसको मैंने आज समझा दिया आपको। स्टार्टिंग में पल्सेटिंग टॉर्क, रनिंग में पल्सेटिंग टॉर्क का प्रभाव, इफेक्ट, क्लियर? यहाँ पर इसलिए मैंने इसको लंबा बनाया है रेड कलर को, और इसको छोटा बनाया कि आपको समझ आए, ठीक है? तो ये रनिंग परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो इसका टॉर्क स्पीड कर्व कैसे बनेगा? इसका नेक्स्ट टॉर्क स्पीड कर्व, टॉर्क स्पीड कर्व, टॉर्क स्पीड कर्व इसका कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है, इस अब कुछ नहीं बचा, इतना ही था बस मेन पॉइंट, इसके बाद कुछ नहीं है ना? इसके बाद कुछ नहीं है। ये मान लो आपका क्या है, टी फॉर टॉर्क, इधर आपका क्या है, स्पीड, ये हो गया आपका एस इज इक्वल टू 1, है ना? यहां बस एक और बना देता हूं, ये हो गया आपका एस इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो एन इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो गया, एन इज इक्वल टू एन एस। अब टॉर्क स्पीड कर्व देखो कैसे बनेगा इसका, ठीक है? समझना ध्यान से भाई। तो इसमें दो फील्ड है कि नहीं है? दो फील्ड है ना, दो फील्ड है तो दो फ्लक्स है, दो फ्लक्स है तो दो दो टॉर्क है कि नहीं? दो टॉर्क है ना? तो पहला टॉर्क आएगा फॉरवर्ड टॉर्क, तो ये हो गया फॉरवर्ड टॉर्क, नॉर्मल जैसे बनता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, फॉरवर्ड स्लिप कैसे रहता है, एन एस माइनस ऑफ एन डिवाइड बाई एन एस। बट बैकवर्ड स्लिप कैसे रहता है, एस बी इज इक्वल टू, एस बी इज इक्वल टू क्या रहता है, एन एस प्लस ऑफ एन डिवाइड बाई एन एस, मतलब एस ग्रेटर देन वाले पार्ट पे आएगा, इस साइड वाले पार्ट पे, ठीक है? ध्यान से समझना भाई। तो मैं दूसरा कर्व ले लेता हूँ, ये अपना ये वाला कर्व हो गया। अब बैकवर्ड फील्ड का जो कर्व, एक तो वो उल्टा दिशा में घूम रहा है, एक ये हो गया टॉर्क पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसको मैं मान लेता हूं, और ये जो टॉर्क होगा वो निगेटिव दिशा में, समझ रहे हो कि नहीं? तो इस तो बैकवर्ड जो टॉर्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना, इसके जस्ट अपोजिट आएगा कि नहीं? गुड। तो जो बैकवर्ड टॉर्क है वो कैसा आएगा, एक तो एस बी इज इक्वल टू एन एस प्लस एन में दिखेगा वो,
ऐसा दिखेगा। और ये वाले पार्ट को छोड़ दो, अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर क्या होता है, आपका ये वाला टॉर्क ज्यादा हो जाता है, फॉरवर्ड टॉर्क, और बैकवर्ड टॉर्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। होता है कि नहीं? तभी तो घूमता है ना मोटर। ये जो है आपका, ये कुछ इस टाइप से। बट स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में ये जो टॉर्क है इसको मैं बोलूंगा टी एफ, वाइट में लिख देता हूं, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये वाला जो टॉर्क रहेगा, ये वाला जो टॉर्क रहेगा इसको मैं बोलूंगा टी एफ, और इसको मैं बोलूंगा टी बी। तो ये दोनों टॉर्क क्या होता है, बराबर होता है स्टार्टिंग में। दिख रहा है दोनों बराबर? तो दोनों बराबर होने की वजह से दोनों बराबर और अपोजिट, तो रिजल्टेंट टॉर्क क्या आएगा, 0। समझ आए? रिजल्टेंट टॉर्क क्या आएगा आपका, 0। बट जब वो रन करता है, कहां पर रन करेगा, ये वाले रीजन में। तो ये वाले रीजन में जब वो रन करता है तो देखो ये टी एफ है और नीचे वाला क्या है आपका, टी बी है। तो आपको दिख रहा है कि नहीं, टी एफ इज ग्रेटर देन टी बी, है ना? तो इसलिए क्या होता है, वो रन करने लग जाता है। समझ आया? वो रन करने लग जाता है। तो रेड वाला जो है वो है आपका बैकवर्ड टॉर्क स्लिप कर्व, और ग्रीन वाला जो है वो है आपका फॉरवर्ड टॉर्क स्लिप कर्व। और ये जो दोनों हैं यहाँ पर टी एफ इज इक्वल टू टी बी, एस इज इक्वल टू 1 पे स्टार्टिंग पे। समझ आया? ये कर्व क्लियर है कि नहीं, कि कोई डाउट है इस पर बताओ? नो डाउट है? ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, है ना? एक बार स्लाइड को देख लो और कुछ डाउट है तो पूछ लेना। तो ये कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, क्यों सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, क्यों रनिंग में वो घूमता है? समझ आया ना? यही दो ही चीज है बस इंडक्शन मशीन में, और कुछ नहीं है।